हेलो एवरीवन। हम लोगों ने ब्लड यानी कि रक्त के बारे में सारी जानकारी ले ली है कि ब्लड क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि इससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं हमें देखने को। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्लड फेल्स टू क्लॉट व्हाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि किस चीज की उपस्थिति के कारण ब्लड जो है, जो कि हमारी रक्त नलिकाओं में यानी कि ब्लड वेसल्स में इसकी क्लॉटिंग नहीं होती, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, किसके कारण से? ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है बेटा, ब्लड फेल्स टू क्लॉट। फेल्स टू क्लॉट का मतलब क्या है कि रक्त का थक्का ना जमना, और वो भी किसमें, जब ये हमारे शरीर के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है, यानी कि रक्त नलिकाओं में फ्लो हो रहा होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण जो ब्लड क्लॉट है ये नहीं होता। ठीक है, हिपैरिन के कारण नहीं होता, प्रोथ्रोम्बिन के कारण नहीं होता, हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता, या हीरोडिन के कारण नहीं होता है। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए बेटा, तो ब्लड में हमारी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, और ये प्रोटीन प्रेजेंट किसमें होती हैं, तो जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा में हमारी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, यानी कि रक्त की प्रोटीन उपस्थित होती हैं। और ब्लड प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें चाहे हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये भी ब्लड प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन भी है और हिपैरिन भी है। ये सभी हमारी क्या है बेटा, ब्लड प्रोटीन्स है। अब इनमें से किसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं होता? भाई हीमोग्लोबिन का काम हमें पता है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो बेटा प्रोथ्रोम्बिन पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो हिपैरिन प्रोटीन है, इस हिपैरिन प्रोटीन की वजह से हमारा ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता, ये स्मूथली रन करता है। और हिपैरिन के ही कारण जैसे किसी व्यक्ति को अगर बीपी की प्रॉब्लम होती है, वो भी हाई बीपी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लो बीपी की अगर प्रॉब्लम है, तो रक्त को पतला करने के लिए भी हिपैरिन की टैबलेट्स या इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं व्यक्तियों को। ठीक है, तो यहां पर जो बेटा राइट आंसर होगा वो होगा आपका हिपैरिन, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। हिपैरिन की वजह से ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स में नहीं होता। क्लियर? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के को जमाने के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट कराने के लिए कई सारी प्रोटीन्स भी जिम्मेदार होती हैं, और प्रोटीन्स के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हमारी ब्लड सेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का जो फिनोमिना है हमारा, यानी कि जो प्रक्रिया है रक्त के थक्के को जमाने के लिए, ये 3 स्टेप्स यानी कि 3 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, कितने चरण में, तो 3 चरण में पूरी होती है। और इसमें क्या क्या कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, इसमें तो कुछ तो प्रोटीन्स जिम्मेदार होती हैं, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कैल्शियम कंपोनेंट भी जिम्मेदार होता है, विटामिन के भी जिम्मेदार होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स, यानी कि कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के को जमाने के लिए अनिवार्य है या जिम्मेदार है या जरूरी है। तो यहां पर देखा जाए तो प्लेटलेट्स लिखा हुआ है, रेड ब्लड कार्पसेल्स लिखा है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स लिखा है और लिम्फोसाइट्स दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो आरबीसी जो है बेटा ये क्या काम करती है, ये हमारी बॉडी में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, तो ये किसके परिवहन में मदद कर रही है, तो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। ठीक है, वही सेकेंड नंबर पर देखा जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो इम्यूनिटी के लिए WBC रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और इसी में जो देखें तो बेटा हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स मेनली पार्टिसिपेट करती हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जो जिम्मेदार कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, कौन सी हैं, तो प्लेटलेट्स हैं हमारी। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर भी क्या होगा बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ब्लड ग्रुप्स वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। देखिए पहले अगर देखा जाए तो यह माना जाता था कि सबका ब्लड एक जैसा है, लेकिन फिर इसके बाद जब कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, ये दो साइंटिस्ट थे, ये लोग अफ्रीकन मंकी की एक स्पीसीज पर काम कर रहे थे, अफ्रीकन बंदरों की, और वहीं से ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई थी, यानी कि रक्त समूह को खोजा गया था। और सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप खोजे गए थे वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स थे बेटा, तो वो आपके 3 ब्लड ग्रुप्स थे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये 3 ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, क्लियर। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहां पर ओ ना हो करके यहां पर बेसिकली आपका है क्या, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ए बी है। ठीक है, इनकी डिस्कवरी की गई थी, ओ की बाद में डिस्कवरी हुई है। तो यहां पर ये 3 आपके बेसिक ब्लड ग्रुप है जिनकी डिस्कवरी की गई। और इसी समय पर क्या हुआ बेटा, आरएच फैक्टर की भी डिस्कवरी हुई। आरएच फैक्टर जिसको कि हिरीसस तत्व भी कहा जाता है, और आरएच फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, और इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के ही कारण क्या होता है बेटा, हम लोगों के ब्लड में पॉजिटिव या निगेटिव का साइन आता है। ठीक है, प्लस या माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो अब ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी ये तो आप लोगों को पता भी चल चुका होगा, तो अल्टमान बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहां पर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को खोजा था। रोनाल्ड रॉस ने, तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था बेटा, इन्होंने वैक्सीन की डिस्कवरी में, और खास तौर पर किसकी, इन्होंने जो आपका कौन सा है बेटा डिसीज, रोनाल्ड रॉस की बात करी जाए तो इन्होंने पोलियो वैक्सीन पर काम किया था। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, लैंडस्टीनर होगा, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, यानी कि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये किसके द्वारा होता है, तो हमारे ब्लड में एक मोटर प्रोटीन होती है, यानी कि परिवहन की प्रोटीन होती है, और ये मोटर प्रोटीन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करवाती है, यानी कि एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर लेकर के जाती है। और मोटर प्रोटीन है कौन सा, हम सभी लोग जानते हैं कि वो होती है हीमोग्लोबिन, जो कि एक मोटर प्रोटीन है। ठीक है, बाकी यहां पर थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, ये सभी आपके ब्लड सेल्स के नेम दिए हुए हैं, यानी कि रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिनके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो हीमोग्लोबिन जो है ये आपका मोटर प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन का क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, क्लियर। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे संबंधित ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होता है। ठीक है, कि हमारे ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करवाना, ट्रांसपोर्ट किसका, मिनरल्स का, ऑक्सीजन का। ठीक है, दूसरा है यहां पर देखा जाए तो लिखा हुआ है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण। ठीक है, किसी चीज को नियंत्रित करना, रेगुलेट कराना या काम करवाना। ठीक है, तो या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हम लोग ब्लड के मेन फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो यहां पर अगर देखिए भाई, हमारे ब्लड जो है, हमारा ब्लड जो है ये हमारे शरीर में क्या करवाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, सीधी सी बात है। साथ ही साथ जो भी हम फूड आइटम कंज्यूम करेंगे, उस फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों को भी ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। साथ ही साथ अब यहां पर बात आ रही है प्रोटेक्शन की, तो क्या ब्लड हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल। हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है बेटा, WBCs प्रेजेंट है, और ये WBCs क्या करती हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाती हैं, यानी कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करेंगी बेटा, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र में पार्टिसिपेट करेंगी, और ये क्या कर रही है बेटा, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हैं। अब रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो रेगुलेशन कैसे, हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है यानी कि ग्रंथियां, ये सभी ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को रिलीज किसमें कर देती हैं, ब्लड, और ब्लड हर एक पार्ट में या हर एक सेल्स को जिनकी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सभी क्या करती हैं बेटा, ये हार्मोन्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा देती हैं, जिसकी वजह से रेगुलेशन होता है।
तो भाई हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेशन भी ये करवा रही हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है और ट्रांसपोर्ट भी कर रही हैं, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव, कि ब्लड के ये सभी काम होते हैं। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following substance is are transported by the blood, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ रक्त के द्वारा, यानी कि ब्लड उनको क्या करता है बेटा, उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, यानी कि परिवहन करवाता है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि फेफड़े और बाकी के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड। ठीक है, दूसरा है वेस्ट प्रोडक्ट टू बी डिटॉक्सिफाइड और रिमूव्ड बाय द लिवर और किडनी, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल जो सिंथेसाइज होते हैं सेल के मेटाबॉलिज्म के द्वारा, उनको बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को या जहरपन को हटाना। ठीक है, रिमूव वो भी किसके द्वारा, लिवर और किडनी के द्वारा ये काम करवाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाना, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर देखिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इन दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्ट कहां पर, हमारे बॉडी में और हमारे लंग्स में, यहीं से तो मिलेगी, लंग्स से ही। ठीक है, साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं भाई, डिटॉक्सिफिकेशन, यूरिन का फॉर्मेशन, इन सब के लिए ब्लड का फिल्टरेशन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ब्लड फिल्टर नहीं होगा तब तक यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और वेस्ट मटेरियल बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा, तो ये भी करवाता है। साथ ही साथ जो भी हम चीजें खाते हैं, जो भी फूड आइटम हमने कंज्यूम किया, उस फूड आइटम का डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, जब ये डाइजेस्ट होंगे तो डाइजेस्ट होने के बाद मिनरल्स मिलेंगे, उन मिनरल्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना, ये सारे काम किसके होते हैं बेटा, ब्लड के होते हैं। तो राइट आंसर यहां पर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि सभी ये काम ब्लड करवाता है। ठीक है बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताया भी है हमने कि जो ब्लड सेल्स हैं इनके निक नेम्स या इनके जो सेकेंडरी नेम्स हैं ये जरूर याद रखिएगा कि आरबीसीज जो होती हैं इनको और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारी बॉडी में जो आरबीसीज हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स का जो सेकेंडरी नेम होता है वो क्या होता है, वो इरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट है ये डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है। तो आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर आपका क्या होगा बेटा, इरिथ्रोसाइट्स होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, इरिथ्रोसाइट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज, भाई जो प्लेटलेट्स हैं, देखिए हमारे ब्लड में बेसिकली 3 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लार्जेस्ट ब्लड सेल तो डब्ल्यूबीसी, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल तो प्लेटलेट्स। और इनमें अगर देखा जाए तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो डेंगू का जो वायरस है ये इन्हीं प्लेटलेट्स को काउंट को रिड्यूस कर देता है। और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर दिया हुआ है ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ग्लोबुलिन्स। तो बेटा प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों ब्लड सेल्स के नाम है। इनमें जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है, मोनोसाइट जो है ये भी डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है, और जो ग्लोबुलिन्स हैं ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का नाम होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो यहां पर राइट आंसर क्या है बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में, नेम द कंपोनेंट दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा। भाई प्लाज्मा में जो कंपोनेंट यानी कि घटक उपस्थित होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन कहते हैं,
गैसेस कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखो बेटा, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, आप लोगों को पहले भी बता दिया है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर जो हमारा बेटा ब्लड होता है यानी कि रक्त होता है, इसके दो पार्ट में हम लोग स्टडी पर्पस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लड का जो 55% पार्ट है ये हमारा क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है। और रिमेनिंग 45% में हमारी क्या होती है बेटा? इसमें हमारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा के ही बारे में पूछ रहा है, और ब्लड सेल्स तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गई। प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो प्लाज्मा का जो 90% पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसका बना होता है? वाटर का बना होता है। इसके 8% पार्ट में क्या प्रेजेंट होती हैं? हमारी ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड प्रोटीन्स। और रिमेनिंग जो 2% पार्ट है, इस 2% पार्ट की अगर बात करें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, द कंपोनेंट फाउंड इन प्लाज्मा, यानी कि वो घटक जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं वो कौन से होते हैं? तो भाई प्रोटीन्स हैं, बिल्कुल है, ब्लड प्रोटीन्स हैं। न्यूट्रिएंट्स हैं, तो बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स जो कि मिनरल्स के फॉर्म में है। गैसेस की अगर बात करें बेटा, तो जो हमारी ब्लड प्रोटीन है कौन? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन किसमें है? प्लाज्मा में ही है। और ये क्या करती है बेटा? गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो ये तीनों आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न में। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी के बारे में इनमें से कौन सा आपका जो कथन है वो सही है? ठीक है, आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि आरबीसी जो है ये फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी में, यानी कि हमारे पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। सेकेंड है, इट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, आरबीसी में एक रंजक पाया जाता है जिसको कि हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी लैक न्यूक्लियस, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट? तो बेटा देखिए, जो आरबीसीज होती हैं हमारी, यानी कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनकी अगर बात करें बेटा, ये कैसी होती है? ये राउंड एंड बाइकॉनकेव, यानी कि गोल और दोनों ओर से चपटी, जैसे कि हाजमोला की टैबलेट देखते हो आप लोग, जो हाजमोला खाते हो, दोनों ओर से चपटा होता है, ठीक है, और गोल होता है, वैसे ही इनका शेप होता है। और इनका काम क्या है बेटा? ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है? ये आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन से बाउंडेड होती हैं, और हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है, और इसी की वजह से हम लोगों के ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा? हम लोगों के ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। अब आरबीसी हमारी बॉडी की नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाती हैं, यानी कि केंद्रक विहीन, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन कैमल और लामा और स्कॉलियोडॉन, यानी कि ऊंट, लामा और स्कॉलियोडॉन में जो आरबीसीज हैं वो क्या होती हैं? न्यूक्लिएटेड होती हैं। लेकिन हम लोगों की बॉडी में क्या है? इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो गया बेटा? डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कि जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं? ठीक है, यानी कि कितने प्रकार में इनको बांटा गया है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं, या 5 प्रकार की हैं? ठीक है, तो देखिए बेटा, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इनको इनके संरचना के आधार पर 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। किसको? डब्ल्यूबीसी को। कौन कौन सी? एक तो कहलाती है हमारी ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरी कहलाती है हमारी ए ग्रैन्युलोसाइट्स। मतलब इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको कहा जाता है
कणिकादार और साथ ही साथ ए ग्रेनुलोसाइट्स को क्या कहते हैं हम लोग, इनको कहा जाता है कणिका विहीन। ठीक है, और ये किस वजह से है, ये इनमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसके आधार पर होता है। ग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट्स को 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, यहां पर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर पूछा गया है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बेसिकली जो मेन है ये 2 पार्ट्स हैं। और इनके सब पार्ट्स में अगर देखा जाए तो 3 टाइप की हमारी क्या है, ग्रेन्युलो, और 2 टाइप की ए ग्रेन्युलो, यानी कि 5 और हो जाती हैं, तो वो अलग है। यहां पर मेनली इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन, यानी कि आपका 2 टाइप्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, भाई देखिए हम लोगों के शरीर में ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी तो कार्ल एंड स्टीनर ने कर दी, लेकिन हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, ये कौन गवर्न करता है, तो ये जो है ब्लड वेसल्स में यानी कि रक्त नलिकाओं में होता है। और गवर्न कौन करता है, तो हमारा हार्ट गवर्न करता है, यानी कि हमारा हृदय नियंत्रित करता है। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की, तो क्या एरिस्टोटल ने, नहीं, इनको तो कहा जाता है फादर ऑफ द जूलॉजी एंड फादर ऑफ द बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कार्ल एंड स्टीनर ने तो ब्लड ग्रुप खोजा था, तो ये तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पूछ रहा है। ठीक है, लैमार्क ने क्या किया था, इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। यहां पर जो विलियम हार्वे हैं, विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो किसने बेटा, विलियम हार्वे ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट विद इन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, यानी कि अगर कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि रक्त नलिकाओं में थक्का जम जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विद इन द ब्लड सेल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विद इन द ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाओं में या वाहिकाओं के भीतर रक्त के थक्के का जमना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। ठीक है, रेटिकुलोसिस कहलाता है, या कोलेस्ट्रीमिया कहलाता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, या ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो क्लॉट होता है यानी कि रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का जम गया, तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन हिंडर होगा कि नहीं। जैसे सपोज दैट ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें एक तरफ से ब्लड इंटर कर रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। अब अगर इसी में बीच में क्या हो गया, ब्लड क्लॉट बन गया, तो क्या ब्लड फ्लो हो पाएगा, क्या रक्त का थक्का जमेगा, नहीं जमेगा। और ये किसके कारण होता है, जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स के आपस में चिपकने के कारण होता है, और इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसिस। क्या कहा जाता है बेटा, थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ब्लड कैंसर। भाई आप लोगों ने सुना भी होगा, इस समय पर एक आम चीज है ब्लड कैंसर। ठीक है, कैंसर एक आम चीज है क्योंकि हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट में क्या है, ये एथिलीन का पॉलीमर होता है। ठीक है, चाहे वो हमारे डिस्पोजेबल ग्लास ही क्यों ना हो, हम लोग जब भी उसमें हॉट कंटेंट यूज करते हैं उसमें एथिलीन का पॉलीमराइजेशन करके बनाया जाता है। अब जब ये पॉलीमर रिएक्ट करके हॉट वाटर से या हॉट सूप से या आपकी बॉडी में इंटर करेगा तो सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करवाएगा, जिसकी वजह से कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी तो यहां पर क्या है कि ये सभी अलग अलग टाइप के कैंसर्स हो रहे हैं। जैसे बहुत से लोगों को हो जाता है बोन कैंसर हो जाता है, किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, किसी को थ्रोट कैंसर हो जाता है, ठीक है, या किसी को लिवर में हो जाता है, गॉल ब्लैडर में हो जाता है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट का डिसफंक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन उनमें जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर को और किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है,
प्लाज्मा कहा जाता है, ल्यूकीमिया कहा जाता है, या नन ऑफ दीज कहा जाता है? तो देखिए, ब्लड कैंसर खास तौर पर आपका क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है ल्यूकीमिया। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ल्यूकीमिया कहा जाता है। यहां पर ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट तो WBC का एक टाइप है और प्लाज्मा जो है ये ब्लड का एक पार्ट हो गया जो कि 55% पार्ट है। तो नन ऑफ दीज ना हो करके क्या होगा बेटा? ल्यूकीमिया होगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हाउ मच ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में कितना खून होता है। जो बहुत से लोग दुबले पतले होते हैं वो सोचते हैं कि उनके शरीर में खून ही नहीं है, वो कभी ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। बेटा जब भी कभी आप ब्लड डोनेट करते हो तो उसमें से आपका एक यूनिट ब्लड लिया जाता है जो कि 250 ml या 350 ml का होता है, बस। ठीक है, इतना ही ब्लड लिया जाता है। अब ये ब्लड डोनेशन के लिए आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखा जाता है। अब हीमोग्लोबिन परसेंटेज अगर डाउन होगा तो कभी भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाओगे। और यहां पर आपके शरीर में जो ब्लड है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? क्या 12 लीटर? नहीं। 3 से 4 लीटर? नहीं। 7 लीटर? नहीं। तो ये होता है आपका कितना? 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में। लेकिन हाँ, 4 से 5 लीटर फीमेल्स में होता है और 5 से 6 लीटर मेल्स में होता है, अगर जेंडर वाइज पूछे तो। ठीक है, तो 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में है, 4 से 5 लीटर किसमें? फीमेल्स में, और 5 से 6 लीटर मेल में है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किसमें उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किसमें उपस्थित नहीं होता? मैच्योर आरबीसी में, यानी कि जो वेल डेवलप्ड आरबीसीज हैं उसमें नहीं होता, या अमेच्योर स्पर्मेटोजोआ में, एक पूर्ण विकसित स्पर्मेटोजोआ में, हेयर रूट में यानी कि बालों की जड़ों में, या इनोकुलेटेड ओवम। ठीक है, या एक इनोकुलेटेड ओवम जो है उसमें नहीं होता। तो देखिए बेटा, यहां पर देखिए ओवम है, इसमें तो 100% है कि डीएनए होगा। हेयर रूट्स जो हैं, हमारे बालों की जो जड़ें हैं, उनमें भी क्या होता है? सेल्स होती हैं और उनमें भी डीएनए होता है। डीएनए टेस्टिंग में हेयर्स, स्किन, सलाइवा, ये सब एज अ डीएनए सैंपल काम करते हैं। ठीक है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, इसमें भी होता है डीएनए क्योंकि न्यूक्लियस होगा इन सभी में। लेकिन जो आरबीसीज हैं, अभी बताया था कि आरबीसीज हमारी क्या होती हैं बेटा? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। अब उनमें न्यूक्लियस नहीं है तो क्या डीएनए होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि डीएनए कहां होता है भाई? ये कोई एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब अगर इसमें आपका न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो क्या डीएनए होगा? तो नहीं होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए, यानी कि आरबीसी। ठीक है बेटा, क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ पर्सन हैविंग एबी ब्लड ग्रुप ऑफ ब्लड कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हैविंग, यानी कि यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह एबी है तो वो किसको रक्त दान कर सकता है, यानी कि ब्लड डोनेट कर सकता है? बी ब्लड ग्रुप को कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप को कर सकता है, ओ को कर सकता है, या सी ब्लड ग्रुप को कर सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां पर जो आपके क्या होते हैं बेटा, एक तो है ए बी, और इनमें भी अगर देखा जाए तो ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव होता है। ठीक है, ये आपके क्या है, यहां पर देखा जाए तो ये एक्सेप्टर में आते हैं, यानी कि सर्वग्राही में आते हैं। और यहीं पर अगर हम लोग देखें तो जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव की कंडीशन को हटा दें, ठीक है, तो यहां पर जो देखिए ए को बी नहीं दे सकता, बी को ए नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इसमें जो एंटीजन है वो क्या होंगे? ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन है, लेकिन जो एंटीबॉडीज हैं वो कौन सी होंगी बेटा? तो एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होती हैं? बी प्रेजेंट होती हैं। ब्लड ग्रुप बी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एंटीजन क्या होगा? बी होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो क्या होगा बेटा? ए होगा। इसलिए ए बी को नहीं दे सकता, बी ए को नहीं दे सकता। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप ए बी की अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं।
ठीक है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं होती। और वहीं जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें क्या होता है बेटा, एंटीजन कोई नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज में अगर देखा जाए तो इसमें ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, क्लियर, दोनों होते हैं। अब इस कंडीशन में हम लोग देखें तो यहां पर जो ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड को डोनेट कर सकता है, बाकी किसी ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं इनका औसत जीवन काल कितना होता है बेटा। ठीक है, इनका एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी ब्लड सेल्स हैं इनमें जो हमारी आरबीसीज होती हैं इनका जीवन काल सबसे लंबा होता है 100 to 120 डेज, यानी कि 100 से 120 दिन तक किसका जीवन काल होता है बेटा, आरबीसी का जीवन काल होता है। ठीक है, कितना, 100 to 120 डेज। वहीं अगर हम लोग बात करें बेटा WBCs की तो ये 3 to 5 डेज रहती हैं, लेकिन प्लेटलेट्स जो हैं इनका 7 to 10 डेज होता है लाइफ स्पान। तो एवरेज लाइफ स्पान कितना होगा यहां पर, सी, यानी कि 10 डेज ये प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which instrument is used to count the number of RBC, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या की गणना के लिए किस यंत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फॉर द काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, कोई भी ब्लड सेल्स हो, अगर हमें ब्लड सेल को काउंट करना है तो उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी, ये तो देखने के लिए हो गया, दर्शी है देखना। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर है, टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी, अगर हमें जो प्लेनेटरी मोशन को देखना है, सोलर सिस्टम को देखना है, तो वहां टेलीस्कोप का यूज करेंगे। अल्टीमीटर क्या होता है बेटा, अल्टीमीटर ये एल्टीट्यूड को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लेन में लगा होता है कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो हीमोसाइटोमीटर है, हीमो मतलब ब्लड, साइटो मतलब सेल्स और मीटर मतलब मापना, तो हीमोसाइटोमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए बेटा, फॉर द काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कणिकाओं की गणना के लिए। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।